हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल के वी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर में बताने जा रहा हूँ आपको, जिसमें सेकंड लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला। इससे पहले आपने फर्स्ट लेक्चर में भौतिक राशियों के बारे में, फिजिक्स क्या होती है उसके बारे में पढ़ा हुआ है। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिन्हें आसानी से क्या मापा तोला जा सकता है। ठीक है, चीनी को माप सकते हो, चाय पत्ती को माप सकते हो, वो सारा मैंने आपको उस में बताया हुआ है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, ये भौतिक राशियाँ भी क्या दो टाइप्स की होती थी, एक मूल भौतिक राशियाँ और एक व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ क्या होती थी? मूल भौतिक राशियाँ वो होती थी जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती थी, जिनके लिए हमने 7 बता दिए थे कि 7 मूल राशियाँ हैं जिनको सभी को आना चाहिए। उसके बाद व्युत्पन्न थे, व्युत्पन्न जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती थी। मात्रकों की पद्धतियों के बारे में पढ़ा था, 4 प्रकार की होती हैं, CGS, MKS, FPS और SI। मेन रूप से हम SI पद्धति का यूज करते हैं। उसके बाद आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, विमीय सूत्र। वहाँ हमने 3 चीजें पढ़ी थी, वैसे तो 7 पढ़ी थी, शुरू वाली जो 3 थी वहाँ आपने क्या पढ़ा था, कैपिटल M, कैपिटल L और कैपिटल T के बारे में पढ़ा था। इसका मतलब तो क्या होता था, द्रव्यमान। इसका मतलब क्या होता था, लंबाई। और इसका मतलब क्या होता था, समय। द्रव्यमान, लंबाई और समय M, L और T के रूप में व्यक्त करते थे। अब ये देखो क्या कह रहे हैं, वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं, किसी भौतिक राशि के द्रव्यमान, लंबाई, समय को M, L व T के रूप में व्यक्त करने पर इन पर लगाई गई घात को क्या कहते हैं, विमा कहते हैं या विमीय सूत्र कहते हैं। देखो M, L व T है, जैसे Q इज इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया, 3 राशियां मान ली, M, L और T। ठीक है, बीच में कोमा नहीं आता तो सीधा लिख दो आप M, L और T। अब ये क्या कह रहे हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय को M, L व T के रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है, द्रव्यमान को M, लंबाई को L और समय को T, यहाँ तक ठीक है। इन पर लगाई गई घात को क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र बोलते हैं। यदि मैं इसकी घात A मान लूं, इसकी घात B मान लूं और इसकी घात C मान लूं, तो ये A, B और C जो इसकी घातें हैं ये क्या कहलाती है, विमीय सूत्र कहलाती है। इसकी जो घात है वो क्या कहलाती है, विमीय सूत्र कहलाती है। जैसे आपको अगर मैं बताना चाहूँ, आप फॉर्मूले देखो, आपको कंफर्म हो जाएगा। जैसे फॉर्मूला है लंबाई का, देखो आपको अच्छी तरह से पता है, M, L और T के रूप में व्यक्त करते हो। अब देखो यहाँ लंबाई है, लंबाई कहाँ है, यहाँ। इसमें ना तो यहाँ ये द्रव्यमान की बात कर रहा है, ना ही ये समय की बात कर रहा है, तो द्रव्यमान के ऊपर भी 0 आ जाएगा और समय के ऊपर भी 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई घात नहीं है। अब किसकी बात कर रहा है, अकेली लंबाई की, तो L की घात क्या आ जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगी। क्यों, आपने फॉर्मूले में पढ़ा हुआ M की घात A, L की घात B, T की घात C होती है। अब जहाँ यहाँ जो भी फॉर्मूला बोलेगा उसके अनुसार आप क्या करोगे, उसके ऊपर घात लगाते जाओगे। यहाँ द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान की घात 0, ठीक है, समय नहीं है, समय की घात 0, लंबाई है, लंबाई की घात 1। देखो अगला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो इसको भी L से व्यक्त करते हो, इसको भी L से व्यक्त करते हो। यहाँ फिर द्रव्यमान नहीं है और समय नहीं है। देखो यहाँ भी द्रव्यमान नहीं है और समय भी नहीं है, तो M की घात भी 0, T की घात भी 0। देखो अब यहाँ L है, यहाँ भी L है। याद रखना फिजिक्स में क्रॉस का मतलब यहाँ प्लस से लोगे विमा के रूप में, ठीक है। L की घात 1 प्लस L की घात 1, L की घात क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। क्यों, यहाँ आप ये भी चौड़ाई भी लंबाई के रूप में गिनी जा रही है, इसको भी L से व्यक्त करते हो, इसको भी L से व्यक्त करते हो। L की घात 1 प्लस L की घात 1 क्या हो जाएगा, L की घात 2। ऐसे क्या हो जाएगा, आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर देखो इसको भी L से, इसको भी L से और ऊंचाई को भी L से व्यक्त करते हो। देखो
यहाँ फिर द्रव्यमान नहीं है पूरे में, द्रव्यमान एम एल और टी, द्रव्यमान भी नहीं है 0, लंबाई है एल की घात 1 प्लस एल की घात 1 प्लस एल की घात 1 एल की घात 3, समय नहीं है फिर इसकी घात 0। ठीक है, देखो जो जो पूछेगा हमें सिर्फ उसके बारे में बात जानना है। यहाँ लंबाई के बारे में पूछा है, इसके बारे में समय के बारे में नहीं बताया, तो यहाँ समय के लिए क्या आ जाएगा 0, द्रव्यमान के लिए क्या आ जाएगा 0। अब और फॉर्मूले हो जाएंगे, जैसे घनत्व, घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। देखो अब यहाँ क्या किसकी बात कर रहा है, द्रव्यमान यानी कैपिटल एम की, एम एल और टी। देखो द्रव्यमान की बात कर रहे हैं ऊपर, ना तो ये लंबाई की बात कर रहा ना ही समय की बात कर रहा। द्रव्यमान के ऊपर 1, लंबाई नहीं है 0, समय नहीं है ऊपर 0। अब आ जाओ अपोन में आयतन, आयतन क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो क्या होता है m नहीं है यहाँ ना t है, तो m की घात भी 0 और t की घात भी 0, l की घात कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा m की घात 1, ठीक है यहाँ 0 थी कोई फर्क नहीं, t की घात भी 0 है कोई फर्क नहीं, l की घात 3 है, ये ऊपर जाएगी क्या हो जाएगा l की घात -3 t की घात 0। देखो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ये फॉर्मूले सबसे पहली बात आपको याद होने चाहिए, आपने पुरानी क्लासों में सब पढ़ा हुआ है, वेग विस्थापन त्वरण ईटीसी, मतलब सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं पुरानी क्लासों में, ये आपको याद होने चाहिए। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, घनत्व क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान की बात कर रहे हैं यानी केवल m की बात कर रहे हैं, l की नहीं कर रहा t की नहीं कर रहा, तो l की 0 t की 0। आयतन, आयतन में क्या कर रहा है m 0 है, ठीक है द्रव्यमान भी नहीं है यहाँ समय भी नहीं है, आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी l की घात 3 l की घात 3, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा l की घात -3। ऐसे ही अगर और फॉर्मूले हैं जैसे वेग, वेग इज इक्वल टू होता है विस्थापन बटे में समय, यह आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। विस्थापन क्या होता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की रेखा की लंबाई क्या कहलाती है विस्थापन कहलाती है। मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की रेखा की लंबाई, मतलब आप इसको किससे व्यक्त करते हो विस्थापन को L से, समय को किससे व्यक्त करते हो T से। आप देखो M L और T, देखो यहाँ द्रव्यमान नहीं है 0, समय भी नहीं है 0, क्या है लंबाई है L1, अपोन में यहाँ क्या है द्रव्यमान भी नहीं है लंबाई भी नहीं है अकेला समय, तो क्या आ जाएगा m की घात 0 l की घात 0, समय है t की घात 1, क्या बन जाएगा m की घात 0, नीचे भी 0 ऊपर भी 0, नीचे l की घात 0 ऊपर 1 l की घात 1, नीचे t की घात 1 ऊपर 0, ऊपर आएगा t की घात क्या हो जाएगा -1। देखो कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो विमा बनानी बहुत आसान है। यहाँ क्रॉस है इसलिए घातें क्या हो जाती है आपस में जुड़ जाती है फिजिक्स में विमीय सूत्र के अंदर। क्या होगा इन घातों को जोड़ोगे जब l की घात 1 प्लस 1 l की घात 3, वेग घनत्व वैसे क्या हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन मतलब द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, लंबाई और समय की बात नहीं कर रहा है, l की घात 0 t की घात 0, अपॉन में आयतन m की घात 0 आ जाएगा, यहाँ द्रव्यमान भी नहीं है समय भी नहीं है और t भी 0, l की घात कितनी आ जाएगी 3, ऊपर जाएगा m की घात 1 l की घात -3 t की घात 0। वेग विस्थापन बटे समय यानी m भी नहीं है t भी नहीं है, m0 L1, ठीक है विस्थापन को L से, मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी रेखा की लंबाई क्या कहलाती है विस्थापन कहलाती है। ये आगे आपको बताऊंगा कैसे बनती है ये डेफिनेशन अगले चैप्टर में। तो क्या होगा m0 L1 t0 अपॉन में समय m0 L0 t1, अब t1 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा t-1। और देखो और फॉर्मूले अगर आपको करने हैं तो देखो कैसे करोगे आप, वेग आ गया त्वरण,
त्वरण क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले आपने 8th क्लास में पढ़े हुए हैं। त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है, वेग बटा में समय। अब जब ऐसा फॉर्मूला आ जाता है, जब आपको क्या करना है, देखो वेग, पहले आपको वेग की विमा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वहां आप सारी विमाएं नहीं निकालने से रहे। अगर आपको त्वरण का फॉर्मूला आ जाता है तो वेग बटे समय, वेग की विमा हमने निकाली हुई है, मैं सीधी रख रहा हूँ, क्योंकि पहले वेग की निकालोगे, उसके अपोन में फिर समय रखोगे। वेग की विमा यानी वेग विस्थापन बटे समय, फिर अपोन में समय, ठीक है। विस्थापन बटे समय, वेग की विमा क्या है, m0 L1 t -1। पहले आपको वेग की विमा निकालनी पड़ेगी त्वरण के लिए, फिर आप अपोन में समय रखोगे। वेग की विमा आपने निकाल ली, यहाँ निकाली हुई है इसलिए मैंने वापस नहीं निकाली, सेम ऐसे निकालोगे। फिर अपोन में समय हो रहा है, अपोन में समय, यहाँ द्रव्यमान भी नहीं है, लंबाई भी नहीं है, यानी m की घात 0 L की घात 0, समय ओनली फॉर t की घात 1। क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो m की घात नीचे भी 0 ऊपर भी 0, 0, नीचे L की घात 0 ऊपर 1 L की घात 1, नीचे t की घात 1 ऊपर -1, ऊपर जाके फिर -1 हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, -2। आपको एक एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको आसान हो। देखो क्या किया मैंने, m की घात 0 0, यहाँ 0 है ऊपर 1 है तो 1 आ गया, यहाँ प्लस का 1 ऊपर माइनस का 1 ऊपर जाएगा, -1 -2, ऐसे क्या हो जाएगा। अगला फॉर्मूला है जैसे बल, बल इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला F इज इक्वल टू m, वही चीज है, ठीक है। तो लिखो द्रव्यमान, यानी m की बात कर रहे हैं इसमें, m1। आप इसको देखो, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे और लिखेंगे, इसमें ना तो ये क्या कर रहा, L की बात कर रहा लंबाई की, ना ही इसमें क्या कर रहा, समय की बात कर रहा। तो L की घात 0 t की घात 0 मल्टीप्लाई त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटे समय, वेग का क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अगर ये फॉर्मूला आ गया तो पहले त्वरण, त्वरण से भी पहले वेग निकालना पड़ेगा, वेग बटे समय, उसके बाद त्वरण आ जाएगा। त्वरण का फॉर्मूला क्या है आपके पास, m0 L1 t -2। अब क्या आ जाएगा, देखो m की घात 1 और 0 1, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 1 का 0 से, क्योंकि घातें आपस में क्या होती है, जुड़ती है, उनका मल्टीप्लाई नहीं होता, याद रखना। तो m की घात 1, m घातें हमेशा जुड़ेगी, उनका मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होगा, याद रखना। m की घात 1, अब L की घात 0 प्लस 1 L की घात 1, t की घात 0 प्लस t की घात -2, तो t की घात -2। तो बल का फॉर्मूला क्या होगा, m1 L1 t -2। ऐसे क्या होगा, एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, ऐसे निकलेंगे सारे के सारे फॉर्मूले। जैसे कार्य, कार्य इज इक्वल टू क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, यानी W इज इक्वल टू आपने पढ़ा हुआ है Fs, ये बल है ये विस्थापन है। अब देखो बल, बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, वही बात, त्वरण निकालोगे फिर वेग निकालोगे, तो हमारे पास है बल का फॉर्मूला क्या है, m1 L1 t -2। आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले अगर याद है तो आप निकाल सकते हो, इसके रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है, और रट्टा मारोगे तो भी भूल जाओगे। एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा इसका। आप विस्थापन, आपको अच्छी तरह से पता है कि विस्थापन क्या होता है, L होता है, यानी m0 है, द्रव्यमान नहीं है, समय भी नहीं है, यानी L1। तो यहां से क्या आ जाएगा, m1 L1 प्लस 1 L की घात 2, t की घात -2 प्लस 0 t की घात -2। तो कार्य का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m1 L2 t -2। इस हिसाब से सारे फॉर्मूले निकल जाते हैं, जड़त्व आघूर्ण हो गया, प्रत्यास्था, विकृति, ऐसे कई सारे फॉर्मूले होते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, कैसे है ये और बता देता हूँ। विमाहीन राशि
विकृति का फॉर्मूला होता है विकृति इज इक्वल टू लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। देखो अब लंबाई में परिवर्तन मतलब लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ एल पूछ रहे हैं, नीचे भी क्या प्रारंभिक लंबाई एल ही पूछ रहे हैं। यहाँ भी द्रव्यमान नहीं है, समय नहीं है, एम की घात 0, एल वैसे का वैसा, टी की घात 0, लंबाई में परिवर्तन यानी एल की घात 1। ठीक है, परिवर्तन आगे इसका मतलब ये नहीं है कि लंबाई पे कुछ आएगा, नहीं आएगा लंबाई पे, अपोन में प्रारंभिक लंबाई। यहाँ भी क्या है, द्रव्यमान भी नहीं है, समय भी नहीं है, तो m की घात 0, l t की घात 0, प्रारंभिक लंबाई है l की घात 1। देखो ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 1 l की घात 0, यानी तीनों की घात यहाँ क्या आ गई, m की घात 0, l की घात 0, t की घात 0। अर्थात विकृति क्या होती है, एक विमाहीन राशि होती है। इसी प्रकार से सारे विमीय सूत्र आप लिख सकते हो। ठीक है, जितने भी प्रकार के आपके बुक्स में बहुत सारे विमीय सूत्र दिए हुए हैं, उन सारों को आप इसी प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, अब आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या है, विमीय समीकरणों के उपयोग। विमीय समीकरणों के उपयोग, देखो अगला जो टॉपिक है आपका वो क्या है, विमीय समीकरणों के उपयोग। एक आज करा देता हूँ, बाकी तो कल करा दूंगा। विमीय समीकरणों के उपयोग, देखो क्या होती है विमीय समीकरणों के उपयोग। आप अच्छी तरह से मतलब विमीय समीकरण क्या होते हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय को उनके ऊपर लगाई गई घात क्या होती है, विमा कहलाती है। अब विमीय समीकरणों के उपयोग 3 रूप में है। पहला क्या है, किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। इसको मैं डिफाइन करूंगा, अभी पूरे को कैसे बदलोगे। दूसरा, किसी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करना। तीसरा, भिन्न भिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। देखो आप कैसे करोगे। आप आज फर्स्ट करा देता हूँ, सेकंड थर्ड अगली वीडियो में आपको करा दूंगा, अगले लेक्चर में, लेक्चर थर्ड में। आज फर्स्ट पॉइंट उतारो, किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। देखो इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहे हैं, एक पद्धति से आप दूसरी पद्धति में बदल दो। अब आपने मात्रकों की पद्धति अच्छे प्रकार से पढ़ी हुई है, 4 प्रकार की होती है, CGS, MKS, FPS और SI। मैंने कहा था FPS के बारे में हम यहाँ विचार नहीं करेंगे, पूरी फिजिक्स में आप विचार नहीं करोगे, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब बात आती है CGS, MKS और SI। आपको मैंने बताया था SI पद्धति MKS का क्या होती है, विस्तृत रूप होती है। वैसे ही जब आप MKS का विस्तृत रूप होती है और CGS के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो आप क्या पढ़ोगे। देखो
जब आप एक पद्धति से दूसरी, या तो आप सीजीएस से एमकेएस में चेंज करोगे, या एमकेएस से सीजीएस में चेंज करोगे, या फिर सीजीएस से एसआई में चेंज करोगे, या फिर एसआई से सीजीएस में चेंज करोगे, ये चीज हो सकती है। आप कैसे चेंज करोगे उसके बारे में देखो। उसके बारे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, किसी भौतिक राशि के एक पद्धति में आंकिक मान, मैंने क्या कह दिया, एक पद्धति में आंकिक मान h1 है, वह मात्रक u1 है, और दूसरी पद्धति में मैंने क्या कह दिया, आंकिक मान, दूसरी पद्धति में आंकिक मान h2, वह मात्रक कितना है, u2 है। इसका न्यूमेरिकल आज ही करा दूंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो, अब एक पद्धति में आंकिक मान h1 मात्रक u1, दूसरी पद्धति में आंकिक मान h2 मात्रक u2। देखो आपने पीछे पढ़ा था q क्या पढ़ा था, m की घात a, l की घात b और t की घात c। इसी वीडियो में शुरू में बीमिया सूत्र में वहां क्या पढ़ा था, ये है, ठीक है। अब यहाँ क्या करें, किसी भौतिक राशि एक पद्धति में आंकिक मान h1 मात्रक u1, मतलब q एक पद्धति में आंकिक मान h1 मात्रक u1 इज इक्वल टू दूसरी पद्धति में आंकिक मान h2 मात्रक u2, दूसरी पद्धति में आंकिक मान h2 मात्रक u2। देखो, अब मात्रक आप कब निकाल सकते हो, जब आपके पास ये चीज जो द्रव्यमान, लंबाई और समय, मतलब मैंने u1 इज इक्वल टू क्या मान लिया, m1 की घात a, l1 की घात b और t1 की घात c। क्यों माना, क्योंकि मेरे को मात्रक u1 चाहिए, ठीक है। ऐसे में मात्रक u2 क्या मान लूंगा, u2 इज इक्वल टू m2 की घात a, l2 की घात b और t2 की घात c। ये दोनों मैंने मान ली, क्योंकि हम q इज इक्वल टू जानते हैं m की घात a, l की घात b और t की घात c होता है। अब मेरे को क्या करना है, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करना है। मैंने दो मात्रक मान लिए, दो आंकिक मान लिए। इसके आंकिक मान एक h1 मान लिया, एक h2 मान लिया, क्योंकि एक अंकिक मान आपको दिया होगा, दूसरे की आपको क्या करनी होगी, वैल्यू याद करनी होगी। इसकी वैल्यू हमेशा आपके लिए क्या होती है, इसके लिए भी 1 होती है, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1। देखो कैसे करोगे आप। अब ये फॉर्मूला है आपका h1u1 इज इक्वल टू h2u2। देखो h1 u1 की वैल्यू क्या है, रख दो यहाँ, m1 की घात a, l1 की घात b और t1 की घात c इज इक्वल टू h2। u2 क्या है, m2 की घात a, l2 की घात b और t2 की घात c। देखो, अब हमेशा आपको क्या करना होगा, इसकी वैल्यू याद करनी होगी। हमेशा क्या करना होगा, इसकी वैल्यू याद करनी होगी, ठीक है। h1 की वैल्यू दे देगा आपको, इसकी घात, इसकी वैल्यू याद करनी होगी। तो इसकी वैल्यू कैसे याद कर सकते हो, ये इसके अपोन में आ जाए, यानी h2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h1 m1 की घात a, l1 की घात b और t1 की घात c अपोन में m2 की घात a, l2 की घात b और t2 की घात c। ये आ जाएगा, ये इसके अपोन में आ जाएगा। अब उसके बाद देखो, मैं इस चीज को इस हिसाब से भी लिख सकता हूँ, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, बस लास्ट है ये h2 इज इक्वल टू h1। इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, m1 बटे में m2 की घात a, l1 बटे में l2 की घात b और t1 बटे में t2 की घात c। देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया है कि h2 की वैल्यू आपको हर बार निकालनी होगी, h1 की वैल्यू 10 जूल, जो भी है, अगर जूल में कार्य इक्वल टू दिया है, जिसमें भी आपको चेंज करना है तो क्या करोगे, m दिया आपको, l दिया है, t दिया है। अब देखो कैसे करोगे आप, जब आपको इतनी वैल्यू दी हुई है, m1 m2 l1 l2 t1 t2, इसकी वैल्यू दे देगा और आपको इसकी फाइंड करनी है। कैसे करोगे इन चीजों को, इन चीजों के लिए आपको क्या है, ये फॉर्मूला बताया गया है। जैसे इस समीकरण की सहायता से किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को, इस समीकरण की सहायता से किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक पद्धति से आप दूसरी पद्धति में बदल सकते हो, मतलब सीजीएस से एमकेएस में बदल सकते हो, एमकेएस से सीजीएस में बदल सकते हो, और
सीजीएस से एसआई में बदल सकते हो, एसआई से सीजीएस में बदल सकते हो। देखो एक क्वेश्चन करा देता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है एसआई पद्धति में, जैसे ये क्वेश्चन है एसआई पद्धति में बल का मान 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन है, तो इसे सीजीएस में व्यक्त करो, सीजीएस में व्यक्त करो। देखो कैसे करोगे। अब आपको दे दिया बल का मान 1 न्यूटन। आपको सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए कि न्यूटन किस पद्धति में मान होता है। न्यूटन जो है बल का एमकेएस पद्धति में मान होता है। याद रखना, न्यूटन एमकेएस पद्धति में बल का मान होता है। एमकेएस में नहीं, एसआई में, क्योंकि दिया हुआ है आपको एसआई पद्धति में बल का मान कितना होता है, न्यूटन होता है। अगर आपको ना दिया हो बल का मान 1 न्यूटन है और सीजीएस में व्यक्त करो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बल का मान न्यूटन की कौन सी पद्धति में होता है, एसआई पद्धति में होता है। अब देखो आंसर आपके पास क्या क्या है। बल का मान 1 न्यूटन, मतलब H1 की वैल्यू आपको कितनी दे दी, इसकी वैल्यू दी हुई है 1 न्यूटन। अब आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, M1 M2 L1 L2 T1 T2 और इसकी विमाएं चाहिए। देखो कैसे निकालोगे। अब आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए M1 M2 L1 L2 और T1 T2 कैसे निकालोगे। आप देखो M1 L1 T1 M2 L2 और T2। देखो M1 इज इक्वल टू क्या आएगा। अब आपको अच्छी तरह से पता है एसआई पद्धति में बल का मान 1 न्यूटन है, सीजीएस में हमें व्यक्त करना है। यानी M1 L1 T1 ये तो किसके रूप में होंगे, एसआई के रूप में, और M2 L2 T2 ये किसके रूप में होंगे, सीजीएस के रूप में। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि एसआई में एक एमकेएस का ही क्या होती है, विस्तृत रूप होती है। मतलब द्रव्यमान को किसमें व्यक्त करते हो, और इसको किसमें व्यक्त करते हो, इसको किसमें व्यक्त करते हो। देखो एमकेएस में इसका मतलब होता है मीटर, इसका मतलब होता है किलोग्राम, और इसका मतलब होता है सेकंड। इसको लंबाई को तो इसमें मीटर में व्यक्त करते हो, द्रव्यमान को केजी में व्यक्त करते हो, और समय को सेकंड में व्यक्त करते हो। ठीक है, एसआई पद्धति एमकेएस का ही विस्तृत रूप होती है। तो एसआई में भी किसको, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। मैंने अभी आपको मैं बता के किया था कि इसकी वैल्यू आप हमेशा 1 1 1 मानोगे दोनों की। ठीक है, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, और ऐसे ही इसकी भी 1, इसकी भी 1 और इसकी भी 1। अब देखो M1 इज इक्वल टू, M1 क्या होता है, द्रव्यमान इज इक्वल टू 1, किसमें व्यक्त करते हैं, किलोग्राम में, किलोग्राम। अब देखो लंबाई को किसमें व्यक्त करते हो, एसआई पद्धति में, मीटर में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 मीटर। T1 सेकंड में व्यक्त करते हो, यहाँ क्या आ जाएगा 1 सेकंड। आप ऐसे आ जाओ सीजीएस में। सीजीएस में क्या करते हो आप, ये सेंटीमीटर, ये ग्राम और ये सेकंड। अब आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि द्रव्यमान को आप किसमें व्यक्त करते हो, ग्राम में व्यक्त करते हो, 1 ग्राम। लंबाई को किसमें व्यक्त करते हो, 1 सेंटीमीटर। समय को किसमें व्यक्त करते हो, सेकंड, 1 सेकंड। आप देखो आपको अच्छी तरह से पता है ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है। मेरे को इसमें वैल्यू रखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम करना पड़ेगा। या तो मैं क्या कर लूं, इसको किलोग्राम मान लो, या फिर इसको क्या मान लो, इसमें चेंज कर लो। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सीजीएस में व्यक्त करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू आपस में चेंज करनी पड़ेगी। किलोग्राम मीटर को मेरे को क्या करना पड़ेगा, ग्राम और सेंटीमीटर में चेंज करूंगा। जब मैं किलोग्राम और मीटर को चेंज करूंगा तो 1 किलोग्राम में आपको अच्छी तरह से पता है कि 1000 ग्राम होते हैं, और 1 मीटर में आपको अच्छी तरह से पता है कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, और सेकंड दोनों में सेम है।
मैंने क्यों किया, इसको चेंज क्यों किया, क्योंकि एसआई पद्धति में बल का मान 1 न्यूटन था, एसआई पद्धति में इसके मात्रक थे। अब मेरे को सीजीएस में चेंज करना है, आपको अच्छी तरह से पता है सीजीएस में चेंज करना है, तो मेरे को इस फॉर्म को भी इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, जब मैं जाके इस फॉर्मूले में वैल्यू रख पाऊंगा। अब इतना आपने निकाल लिया, अब आती है घात की ए बी और सी की बात। अब किसका मान दिया हुआ है आपको, बल का मान आपको दिया हुआ है। जब आपको बल का मान दिया हुआ है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि बल की विमा आपको निकालनी पड़ेगी। देखो बल इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, यहाँ द्रव्यमान है यानी m1, लंबाई भी नहीं है, समय भी नहीं है, L0 T0 इंटू त्वरण। अब त्वरण देखो क्या होता है, त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है, वेग बटे में समय। अब वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि विस्थापन को आप ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ द्रव्यमान नहीं है, समय नहीं है, यानी m0 L1 T0 अपॉन में समय m0 L0 T1, क्योंकि ना तो यहाँ द्रव्यमान है ना लंबाई है, तो इसको अब वेग इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m0 L1 T-1। वेग का फॉर्मूला आ गया, अब त्वरण में रख दो, त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है, वेग बटे में समय, तो रख दो। वेग का फॉर्मूला क्या है, m0 L1 T-1 अपॉन में समय का क्या है, m0 है, L0 है, T1 है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, m0 L1 ऊपर जाएगा T-1 और -1 T-2, रख दो इसमें फॉर्मूला, क्या बन जाएगा, m0 L1 T-2। द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान, त्वरण की जगह त्वरण, तो क्या आएगी बल की विमा, m1, ठीक है, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 -2 -2 T-2। तो a b और c की जगह क्या रखोगे आप, 1 1, a की जगह 1, b की जगह 1 और c की जगह -2। आप देखो रखो वैल्यू, h2 इज इक्वल टू फॉर्मूला के h1 h1 की अब वैल्यू क्या है, 1 m1 की वैल्यू क्या है, 1000 ग्राम, 1000। m2 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में 1। L1 की वैल्यू क्या है, ठीक है, L1 अपॉन L2, L1 की वैल्यू क्या है, 100। L2 की वैल्यू क्या है, 1 T1 की वैल्यू T1 अपॉन T2 है, T1 की वैल्यू 1, T2 की वैल्यू 1 अपॉन में 1। अब देखो मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, मैंने क्या किया, एसआई पद्धति में आपको बल का मान दे दिया था, बल का मान 1 न्यूटन है, आपको किस में व्यक्त करना था, सीजीएस में व्यक्त करना था। अब जब आप इसको सीजीएस में व्यक्त करोगे, आपको अच्छी तरह से पता है ये एसआई पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकंड होते हैं, तो 1 किलोग्राम 1 मीटर 1 सेकंड, सीजीएस में 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड। अब आपको अच्छी तरह से पता है किसमें व्यक्त करना है, आपको सीजीएस में। सीजीएस में व्यक्त करने के लिए जैसे ये चेंज है, इसको सीजीएस में चेंज करना पड़ेगा। सीजीएस में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता है। उसके बाद बल का मान कितना दिया हुआ है, 1 न्यूटन। क्या दिया हुआ है, बल, तो इससे इसकी विमा निकल जाएगी और देखो यहाँ तक आ गए। अब लगानी है विमा ए बी और सी। देखो m की घात कितनी है, 1, तो इसकी घात 1। l की घात कितनी है, l की घात b, यानी यहाँ क्या है 1। t की घात माइनस, तो यहाँ माइनस, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 की घात -2, 1 की घात -2, यहाँ क्या बचेगा, 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 3 और 2 5, 10 की घात 5। सीजीएस पद्धति में 10 की घात 5 होता है, किसका मान होता है, बल का मान, और सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डाइन होता है। तो h2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 की घात 5 डाइन। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, आपको जो भी वैल्यू दी गई, अगर सीजीएस से एमपीएस में चेंज करना था तो क्या करेंगे हम,
उल्टा कर देंगे। अब हमें क्या करना है, एफ एस आई से सीजीएस में मैं चेंज कर रहा हूँ, तो इसके समान जितनी भी ये वैल्यू है इसके समान इस वैल्यू को बना लूंगा। उसके बाद मेरे को पता है बल दिया हुआ है, बल दिया हुआ है तो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। वैसे ही क्या करूंगा, H2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, H1। इस फॉर्मूले में मैंने क्या रख दी, वैल्यू रख दी, तो H2 का मान आ गया। अब देखो अगले में क्या करूंगा मैं, यदि मैं क्या करूं इसको, ये फॉर्मूला तो पढ़ा रहने दो आपका। वैसे एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको कराना चाहूँ इसका, तो दूसरा एक और क्वेश्चन क्या है, यदि एमकेएस पद्धति में मैंने क्या दे दिया, मैंने क्या दे दिया, एमकेएस पद्धति में बल का मान 10 न्यूटन है, तो इसे भी क्या करना है, सीजीएस में चेंज करना है, सीजीएस में व्यक्त करो। देखो कैसे करोगे, एमकेएस पद्धति में बल का मान आपको अच्छी तरह से पता है, बल की विमा आपने अभी निकाली थी, और एमकेएस पद्धति में है तो यहाँ M1 L1 और T1, आपको H1 का मान कितना दे दिया, 10 न्यूटन दे दिया। ऐसे ही M2 आ जाएगा, L2 आ जाएगा और T2 आ जाएगा। देखो कैसे करोगे, M1 L1 और T1। M1 आपको अच्छी तरह से पता है, MKS है, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। अब देखो M1 द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हो, 1 किलोग्राम। L1 को मीटर में नापते हो, लंबाई को MKS में 1 मीटर। T1 को सेकंड में नापते हो MKS में, तो 1 सेकंड। आप सीजीएस में व्यक्त करना है, सीजीएस में क्या करते हो आप, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर, यहाँ क्या आ जाएगा 1 ग्राम, यहाँ क्या आ जाएगा 1 सेकंड। आप देखो आपको व्यक्त किस में करना है, सीजीएस में, तो ये किस में है, एमकेएस में है। इस मान को आपको क्या करना पड़ेगा, सीजीएस में चेंज करना पड़ेगा। आपको अच्छी तरह से पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेकंड में 1 सेकंड ही होता है, और इसमें भी 1 सेकंड होता है। तो दोनों वैल्यू आप इसमें चेंज होगी, सीजीएस में। अब आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, कौन सा फॉर्मूला है, M1/M2 L1/L2 T1/T2 घात ABC। अब किसका मान दिया हुआ है, बल का, तो बल की विमा लिख लो। बल की विमा क्या आ जाएगी, पीछे आपने लिखी थी, क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। वैसे M1 त्वरण क्या होता है, L1T-2, यानी L1T-2, ये होगी बल की विमा। अब उठा के इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, H2 इज इक्वल टू, H1 का मान क्या है 10, M1 का मान क्या है 1000, M2 का मान क्या है 1, L1 का मान क्या है 100, L2 का मान क्या है 1, T1 का मान क्या है 1, T2 का मान क्या है 1। घात लगा दो, A की जगह 1, B की जगह 1, E की जगह, C की जगह -2, ये कैंसिल। फिर क्या बन गया 10 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। कितने आ गए, 3 2 5 और 1 6, 10 की पावर 6 डाइन। H2 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका आंसर। देखो कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल सी चीजें हैं। आपने क्या किया है, एमकेएस में दे दिया था, उससे पहले एसआई में दिया था। एसआई और एमकेएस एक ही चीज होती है, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, बस उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 2 मोल पूरक मात्रक और आ जाते हैं। बल का मान 10 न्यूटन है, सीजीएस में आपको व्यक्त करना था, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है। आपको सारा कुछ दिया हुआ है, H1 की वैल्यू 10 न्यूटन दी है। न्यूटन आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि किस में होता है मात्रक, न्यूटन आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि एमकेएस और एसआई में बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। वैसे ही M1 L1 T1 M2 L2 T2 ये निकालोगे। अब सीजीएस में व्यक्त करना है तो इसको सीजीएस में चेंज करोगे, बल की विमा निकाल लोगे। H2 इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू रख के क्या आ जाएगा, ये मान आ जाएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो इसके अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। और ऐसे ही आप कमेंट करके मेरे को मोटिवेट करते रहें ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।